हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्मी क्लासेस में। आज की क्लास में हम 11th का बायोलॉजी का चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज द लिविंग वर्ल्ड। इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द लिविंग थिंग और वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो एक लिविंग थिंग में और एक नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच वाज द लिविंग, विच वाज द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन। तो हमने क्या देखा था, जो ग्रोथ है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, मतलब वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। जो दूसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बेस पे भी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक म्यूल जो मतलब कि ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग थिंग होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है, so today we are discussing about the third characteristic feature which is the metabolism. So metabolism से पहले हम डिस्कस करेंगे about the chemical. As you all know very well about the chemicals, you also study various types of chemical in the chemistry, like chain like structures उसमें होते हैं, बहुत सारे cyclic chemicals, acyclic, benzene, etc. etc. ठीक है, तो हमारी बॉडीज में भी बहुत टाइप के क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो एक अलग अलग केमिकल रिएक्शन को कराते हैं। ठीक है, एक जो बिगर केमिकल या फिर एक कॉम्प्लेक्स केमिकल ब्रेकडाउन होकर एक स्मॉलर और एक सिंपल केमिकल फॉर्म करेगा, यानी कि हमारी बॉडी क्या हुई, बहुत सारी बॉडी में क्या हुई, केमिकल रिएक्शंस हो गई। ठीक है, तो टोटल सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी इज बेसिकली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है उन सभी केमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बेसिकली डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म मीन्स किसी चीज का जुड़ना, मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देना। लाइक अगर छोटे छोटे हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे कोई भी एटम्स हैं, हम क्या करेंगे, आपस में कंबाइंड होके आपस में बॉन्ड बना के क्या करेंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, एक दीज आर द मोनोमर्स भी हमको बोल सकते हैं, जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो आपस में कंबाइंड होके अंडर सच इंपॉर्टेंट कंडीशन in the presence of the reagent, in the presence of oxidizing agent या whatever it is, तो क्या करेंगे, वो एक कंबाइंड होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक बड़ा जो मॉलिक्यूल होगा हमारा, जो एक बड़ा पॉलीमर होगा, बड़ा जो केमिकल होगा, वो ब्रेक डाउन होकर क्या करेगा, स्मॉल मोनोमर यूनिट्स बनाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो रही है, फॉर्मेशन, तो हम इनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रिएक्शन। ठीक है, और जिसमें इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी बड़ी पॉलीमर है वो स्मॉल मोनोमर यूनिट में ब्रेक डाउन हो रही है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रेक डाउन रिएक्शन। ठीक है, अब क्या हुआ, स्मॉल मोनोमर यूनिट्स की, ये स्मॉल मोनोमर यूनिट है, इनको आपस में कंबाइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी हमें इनको देनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक हो कुछ भी हो, मतलब एनर्जी हमें इनको देनी पड़ेगी, इंटरनल एनर्जी हमें इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है ये आपस में कंबाइंड होके एक बड़ी यूनिट बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जब कोई बड़ी पॉलीमर यूनिट, कोई बड़ा केमिकल, कोई बड़ा रिएजेंट ब्रेक डाउन होके स्मॉल मोनोमर यूनिट बनाएगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, एनर्जी रिलीज होगी। केमिस्ट्री में बेसिकली इनको एंडोथर्मिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन बोलते हैं और इनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक को कौन सी रिएक्शन, जिसमें हम लोग हीट या फिर एनर्जी उसको दे रहे हैं, रिएजेंट को, स्मॉल मोनोमर यूनिट्स हैं उनको हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी, हीट यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं और वो फर्दर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, बिकॉज ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, ये ऐसा 3D स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर बना के कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब ये टूटेगा तो टूटने के साथ साथ ये क्या करेगा, एक
एनर्जी रिलीज करेगा, हीट यहाँ पे रिलीज करेगा। तो ये क्या हुई, ब्रेकडाउन रिएक्शन, एंड दिस वन इज द सिंथेटिक रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें हमें एनर्जी दी, इसमें हमको एनर्जी मिली। तो मेटाबॉलिज्म के ये 2 पार्ट्स थे, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। उसके बाद हम क्या देखते हैं, रिएक्शन। देखो ये जो रिएक्शंस है ना, जितनी भी केमिस्ट्री है ये हमारी बॉडी में भी हो रही है, इतनी जो रिएक्शंस है हमारी बॉडीज में हो रही है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड react with water in the presence of sunlight and chlorophyll, ग्लूकोज फॉर्म करेगा, शुगर फॉर्म करेगा। तो क्या हुआ, देखो ये कार्बन था, ग्लूकोज के फॉर्मूले में हमको कितने कार्बन चाहिए होते हैं, 6 कार्बन। हमको यहाँ पे 6 कार्बन चाहिए, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके पास बेसिकली कितने कार्बन है, 1। तो हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए इसके, 6। जब जाके क्या होगा, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 छोटे छोटे कार्बन आपस में कंबाइंड होंगे, यानी जो मोनोमर यूनिट है आपस में कंबाइंड होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब एनर्जी इसको मिल रही है, और फिर क्या बनेगा, ये बड़ा मॉलिक्यूल यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में बना देगा। तो ये टाइप की रिएक्शन कौन सी होगी, एनाबॉलिज्म रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में हम रेस्पिरेटरी जो हमारी रिएक्शन होती है, ब्रेकडाउन के हम वो कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमको क्या प्रोवाइड कराएगा, एनर्जी। उसके बाद हम देखते हैं आइसोलेटेड। तो आपको ये समझ में आया, मेटाबॉलिज्म बेसिकली वो होता है जिसमें जितनी भी हमारी बॉडी में द टोटल सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेक प्लेस इन अवर बॉडी, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। Metabolism basically divided into 2 parts, anabolism and catabolism. Anabolism in which the combined monomer units, जो monomer units हैं आपस में जो combine करेंगे in the presence of sunlight and form a complex molecule. कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल मोनोमर यूनिट्स में, हमको एनर्जी देगा। अब हमारी बॉडी में हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें जिस काम को करने में हमको बहुत ज्यादा क्या चाहिए, एनर्जी। तो हमारी बॉडी में हर वर्किंग के टाइम पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है, ऑक्सीडाइज होती है कुछ ना कुछ चीज, जिससे हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, बेसिकली आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेट मतलब एक जगह बंद हो जाना, मतलब किसी भी चीज को एक जगह बंद कर देना, आइसोलेशन में हो जाना। ठीक है, तो रिजर्व भी हम बोल सकते हैं। हम बोलते हैं कि कोई कोई इंसान अपने आप को रिजर्व नेचर है, तो उसका मतलब क्या कि वो बहुत ज्यादा अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं आइसोलेशन। अब हमारी बॉडी में कुछ आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं, तो विच इज डिवाइडेड टू द 2 पार्ट, इन वाइट्रो एंड इन वाइवो। इन वाइट्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन वाइट्रो मीन्स these are those chemical reaction which are occurring outside the body. ठीक है, outside the body होगी, in the test tube में, we can say glass tube में हो सकती है। ठीक है, in vivo वो chemical reactions होती है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, in vitro बेसिकली कुछ फर्टिलाइजेशन मेथड भी होते हैं। हम आगे रिप्रोडक्शन 12th क्लास में पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन में कुछ जो फर्टिलाइज, कुछ जो फर्टाइल फीमेल होती है, इनफर्टाइल पेरेंट होते हैं, उनमें जो न्यू उनका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कराने के लिए हमको कुछ उनका जो एम्ब्रियो स्टेज, उनकी जो सेल स्टेज है वो सेल स्टेज करेंगे, उनकी उसको फर्दर उसमें प्रोडक्शन कराएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उनकी बॉडी से, मेल और फीमेल की बॉडी से उनको लेके एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराते हैं, बाहर उसको ग्रो कराते हैं। जब वो बाहर बॉडी में पूरा फर्दर ग्रो हो जाएगा, उसके पास एक परफेक्ट स्टेज आ जाती है ना, उसके बाद हम उसको अगेन फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इन वाइट्रो। और इन वाइवो जो बॉडी में होगी, आइदर इट इज मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो रिएक्शंस हैं वो बॉडी के अंदर ही होती है। ठीक है, अब देखो इन वाइट्रो में मैंने बोला कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर बाहर हो रही है तो है तो लिविंग थिंग ही, क्या है ये, है तो लिविंग थिंग, क्योंकि ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स हैं ये ह्यूमन बॉडी में से लिए गए। ह्यूमन बॉडी क्या है, लिविंग थिंग। तो वी कैन से दैट कि जो मेटाबॉलिज्म है ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि
नॉन लिविंग थिंग्स के पास कोई सेल्स नहीं होती ना, उसके पास कोई सेल, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, उसके पास कोई कंपाउंड नहीं होगा जो फर्दर ब्रेक डाउन करेगा किसी रिएजेंट की मदद से। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारा क्या एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसके बेस पे हम लिविंग में और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कुछ प्रेजेंट तरीके से करी जाती है, उनको डिफरेंट कंडीशन प्रोवाइड करा के बॉडी के बाहर करी जाती है। ठीक है, 2 पार्ट्स में, इन वाइट्रो इन वाइट्रो जो बॉडी के बाहर हुई और इन वाइवो जो बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी वही है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम कह सकते हैं बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि सेल्स आर ओनली प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म प्लांट, और द लिविंग थिंग सिर्फ लिविंग थिंग में ही जो सेल्स हमारी प्रेजेंट हो सकती है। तो फर्दर सेल का ब्रेकडाउन अगर होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा, प्लांट बड़ा होगा, कुछ भी होगा, कोई भी रिडक्शन डिवीजन, सोमैटिक डिवीजन, कुछ भी हो, तो वो सेल की प्रेजेंस में होगी। और सेल बेसिकली किसमें होते हैं? ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, बेसिकली लिविंग थिंग्स में होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद अनदर जो हमारा टॉपिक है, दिस वन इज कॉन्शियसनेस। देखो, कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड। लाइक दो बच्चे और में आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है, एक बच्चे ने फटाफट एक को जोर के खिंचा के थप्पड़ मारा, तो उसको क्या सा फील हो? उसको इंसल्ट फील हुई अंदर से, उसके माइंड ने क्या बोला? इंसल्ट हो गई आज तो तेरे। ठीक है, तो उसने लगा के एक थप्पड़ उसको दोबारा दिया, तो रिस्पॉन्ड किया, एक्शन का रिएक्शन किया। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन का रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में भी ऐसे अगर कोई स्टिमुलस, कोई मैसेज हमें ऐसा मिलता है, लाइक हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाएं, हमारा माइंड क्या बोले? ये तो बहुत गर्म है, एकदम से हम क्या करेंगे? उस जो बीकर या कोई ग्लास या कोई भी कोई यूटेंसिल होगा उससे अपने हाथ को हटा देंगे। तो मतलब कि एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड, हमारी बॉडी उस मैसेज से, उस सिग्नल से, उस स्टिमुलस से वर्क करती है। ठीक है, यानी कि इसके लिए हमें क्या चाहिए? वन इंपॉर्टेंट मैसेज, एक वन इंपॉर्टेंट सिग्नल। देखो, ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो गई, तो हमारी बॉडी क्या करना करेगी? क्या स्टार्ट करना कर देगी? शिवरिंग। इट स्टार्ट शिवरिंग, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी बॉडी क्या फील कर रही है? ठंड, यानी कि एक सिग्नल उसको मिला, टेम्परेचर कैसा हो गया? बहुत ज्यादा ठंडा, तो उसने उसके अकॉर्डिंग वो ज्यादा वुलन क्लॉथ पहनना शुरू करेंगे, तो उसको एक सिग्नल मिला कि ठंड हो गई। ठीक है, तो माइंड हमारा बेसिकली सिग्नल पे वर्क करता है, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, एक्टिवनेस। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं? जो ये कॉन्शियसनेस है, जो हमारा ये कॉन्शियसनेस है, ये प्लांट्स में भी होगा एंड एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। एनिमल्स में तो मोस्टली हम यहाँ जाते हैं। ठीक है, हम हर कंडीशन को देखते हैं, लाइक अगर हम बोले ठंड हो रही है तो हमें ठंड फील हो रही है, कोई चीज गर्म है तो वो गर्म हमें फील होती है। ठीक है, तो मतलब हमारा माइंड क्या वर्क कर रहा है? अकॉर्डिंग टू एक्शन, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हमारा माइंड क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में क्या हुआ? आप कोई पौधा है आपके घर पे, आपने उसको पानी नहीं दिया, ठीक है, पानी नहीं दिया तो वो क्या करेगा? सूखना शुरू कर देगा। मतलब एक स्टिमुलस, एक सिग्नल उसको मिला कि उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसको वाटर, उसको जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करना शुरू कर देगा? मुरझाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो प्लांट्स में बेसिकली किसी चीजों पे सम ऑफ द अबायोटिक फैक्टर उसकी हेल्प करते हैं। लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसको अगर पर्टिकुलर उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा, वाटर अगर उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर, तो इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग प्लांट की जो है हमारा कॉन्शियस, तो हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा प्लांट है वो कॉन्शियस है। ठीक है, एनिमल्स में तो हम आगे, तो कॉन्शियस की बेस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो कॉन्शियस है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर with the help of which we divide which one is the living and which one is non-living. ठीक है, कॉन्शियसनेस की बेस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग है। क्योंकि जो नॉन लिविंग है, लाइक डस्टर, ये नॉन लिविंग थिंग है, इसको कितना ही मार लूं, क्या मेरे हाथ में से चला जाएगा भाग के? नहीं। क्या इसको, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा टाइट पकड़ लूं, क्या इसको फील हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग, इसके पास सेंस ऑफ माइंड नहीं होती। ठीक है, तो प्लांट के पास, प्लांट भी अपनी स्टिमुलस
मैसेज के अकॉर्डिंग अपना वर्क करता है, अपनी बिहेवियर को चेंज करता है, एंड सेम एज इन एनिमल, एनिमल में भी ऐसे होता है। अगर बात करें सेल्फ कॉन्शियसनेस, देखो सेल्फ कॉन्शियसनेस के बेस पे हम लोग कह सकते हैं लिविंग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सेल्फ कॉन्शियस क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है, जिनके पास एग्जीक्यूटिव माइंड कंट्रोल नहीं होता, लाइक जो अपने माइंड के जो सिग्नल हैं, जो मैसेज है उनको कैच नहीं कर पाते। सोचो कोई पर्सन है, वो हमारे किस में है, कोमा में है, ठीक है, वो कोमा में है, वो सांस ले पा रहा है, यानी वो क्या है, लिविंग, उसकी डेथ नहीं हुई है, वो क्या है, लिविंग। लेकिन उस कोमा वाले इंसान को अगर हम मार दे या गर्म चीज के आसपास लगा दे, क्या वो सेंसेशन कुछ रिप्लाई करेगा, नहीं करेगा। उसके पास माइंड होने के बाद भी, वो लिविंग थिंग होने के बाद भी कोई एक्टिवनेस शो नहीं करता, उसके पास क्या नहीं है, सेल्फ कॉन्शियस। तो सेल्फ कॉन्शियस के बेस पे हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि जो लिविंग होने के बाद भी अगर कोई इंसान है, वो क्या कर रहा है, रिप्लाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका जो माइंड सेटअप है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, जो उसकी जो कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। वो उठ के ये नहीं कहेगा मुझे बहुत ठंड लग रही है, फैन चला दो। लिविंग है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो बॉडी, उसका जो माइंड है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्शियस जो टर्म है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी डिफाइन है। उसके बाद हम बात करते हैं अंडरलाइन इंटरैक्शन गिव राइज टू इमर्जेंट प्रॉपर्टी। अगर देखो कोई छोटा सा मॉलिक्यूल है, या वो छोड़ो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, स्मॉल चाइल्ड है, और एक कोई बड़ा सा आदमी है, इसने बड़े वाले आदमी ने इसको क्या किया, मार दिया, इसको बहुत ज्यादा पीटा इसने आज, ठीक है, ये इसको मार सकता है, इसकी तो हाइट भी इससे बड़ी है, हाइट इससे बड़ी है, स्ट्रेंथ इससे बड़ी, इससे ज्यादा क्या है इसके पास, एबिलिटी, इससे ज्यादा क्या है इसके पास, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अब इसने इसको मार दिया, क्या ये उछल के इतनी ही तेजी से अपने जो सामने वाले उसको मार पाएगा, नहीं मार पाएगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि जो वन सेल है वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करती जितना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करती है। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन इंटरेक्शन गिव राइज टू इमर्जेंट प्रॉपर्टी, यानी कि ये क्या कर रही है, इमर्जेंट, एक इंपॉर्टेंट, एक अच्छी प्रॉपर्टी को गिव राइज कर रही है, ठीक है। लाइक देखो क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होती है, सेल थी, छोटी छोटी सेल थी, उसने क्या बनाया, टिश्यू, एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू, टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन, एंड ऑर्गन फर्दर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। मतलब एक कॉम्प्लेक्स, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा जो उसका मेटाबॉलिज्म है, उतना ज्यादा उसका बिहेवियर है, उतना ज्यादा उसकी जो पावर है वो वहां पे इंक्रीज, मतलब एक अलग प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करेगा। जो प्रॉपर्टी एक सिंगुलर सेल शो कर सकती है वो प्रॉपर्टी ऑर्गन सिस्टम शो नहीं करता, और जो ऑर्गन सिस्टम जितनी ज्यादा एबिलिटीज के पास होगी वो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं करेगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो थी, बेसिकली जो हमारी एनसीईआरटी बुक में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फर्स्ट वन इज ग्रोथ, second one is reproduction, third one is metabolism, then is consciousness and self consciousness is also given, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम हमारे चैप्टर में बेसिकली क्या था, लिविंग वर्ल्ड, यानी हम क्या कर सके, डिवीजन कर सके, विच वन इज लिविंग एंड विच वन इज नॉन लिविंग थिंग। लास्ट में मैं आपको लिविंग थिंग की डेफिनेशन बताती हूँ। हम एक शॉर्ट ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक इज rises, ठीक है, आर्गन which having a power of replicating, ठीक है। A means iron evolving, self consciousness, ठीक है, एंड दिस वन इज स्टिमुलस एंड दिस वन इज इमर्जेंट प्रॉपर्टी। तो जिसके पास विच हैव द पावर ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग, विच हैव द पावर ऑफ इवॉल्विंग, विच हैव द पावर ऑफ स्टिमुलस, which have the power of इमर्जेंट प्रॉपर्टी एंड which have सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये क्या होते हैं,
लिविंग थिंग। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करें, इमर्जेंट प्रॉपर्टी यानी कि स्मॉल सेल कंबाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, इससे हमारी जो सेल थी वो कंबाइंड होकर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू क्या बना रहा है, ऑर्गन फर्दर क्या बना रहा है, ऑर्गन सिस्टम। विच आर द पावर टू चेक द स्टिमुलस के अकॉर्डिंग यानी कि मैसेज के अकॉर्डिंग वो हमारी बॉडी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। विच आर द पावर ऑफ द इवॉल्विंग एंड विच आर द पावर ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग, तो वो क्या होते हैं, हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।